जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके साइल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सॉरी, आज लेट हो गया, इसलिए हम रात को ही इस वीडियो को अपलोड करना पड़ा क्योंकि पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर में। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं करंट में, उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और रेगुलरली वीडियो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यह क्यों मनाया जाता है। क्योंकि बुढ़ापे बूढ़े व्यक्ति हैं उनसे संबंधित यह बनाया जाता है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी जो है 5G पर निर्धारित हो गई है। ठीक है दोस्तों, उस पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको भी आप अगले जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम जो 2022 की है वह क्या रखी गई? बदले विश्व में वृद्धजन में लचीलापन लाना। ठीक है दोस्तों, यह इसकी इस बार की थीम है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं उनसे संबंधित हम देख लेते हैं। जो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं आगे। जो आप भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में यह क्वेश्चंस आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए पहला, एयरफोर्स डे यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डॉल्फिन डे की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया? 5 अक्टूबर 2009 से। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन डे। चलिए अगला, वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्ल्ड फूड डे यह कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूएनओ डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संघ 24 अक्टूबर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संघ दिवस। चलिए अगला, नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, सरदार पटेल की जयंती पर। ठीक है दोस्तों, नेशनल यूनिटी डे। चलिए अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, करंट में जो हुआ है उसी पर संबंधित है। चलिए क्या है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्तुओं में सूची जारी की है? तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? 25, 75, 40, 50। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। इन्हीं के द्वारा जो यह बताया गया कि भारतीय विरासत वस्त्रों में सूची कितनी जारी की गई है, इन्हीं के द्वारा बताया गया। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा। और इसका मुख्यालय की बात करें पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को। और बात करें यहाँ के जो हेड हैं एंड्रयू एंजेले, यूनेस्को के हेड हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें जो अमूर्त धरोहरों की उनकी सुरक्षा के लिए यह स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 50। इन्होंने 50 भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है। ठीक है दोस्तों, इसमें 50 वस्तुओं भी शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अमूर्त धरोहर में डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया गया है, 50 वस्तुओं में शामिल किया गया इसको। ठीक है दोस्तों, याद रखिए तो यहाँ पर 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। आपको ज़रूर से ज़रूर उनको पढ़ना चाहिए, उनको याद भी रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्या है? इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज, इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? 40वीं, वो धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, कितनी वर्ल्ड हैं? 40वीं विश्व धरोहरें हैं, 40 विश्व धरोहरें, जो कि 40वीं क्या है? धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, भारत में कितने अमूर्त धरोहर हैं? अमूर्त धरोहर की बात करें तो 14 अमूर्त धरोहर हैं। ठीक है दोस्तों,
और विश्व धरोहर की बात करें तो 40। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला, नवीनतम विश्व धरोहर कौन सा है दोस्तों, जो कि 14वां है दुर्गा पूजा। ठीक है दोस्तों, लास्ट ये है अमूर्त धरोहर जो है नवीनतम है दुर्गा पूजा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है, जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क में सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, यही विश्व धरोहर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है? किसमें मंजूरी दी गई है? हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है 1 अक्टूबर 2022 को? ऑप्शंस दिए हैं हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। चलिए बात करते हैं शांति और अहिंसा, यह किस विभाग से? राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य से संबंधित है। इस विभाग के गठन ने मंजूरी दी है और इसमें बजट कितना रखा है 2022 और 23 के अंदर घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इसी बजट में 2022 और 23 के अंदर ही घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, और इसकी मंजूरी किसने की? कलराज मिश्र द्वारा इसकी मंजूरी दी गई, जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, मंजूरी इनको दी गई है। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को राज्य जो कि राजस्थान, उसमें शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी की गई, तो यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि आपको याद ही रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है, जो कि राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, राखीगढ़ी के अंदर हरियाणा में है, याद रखिएगा। चलिए अगला, बाल बजट किसने पेश किया है? किस राज्य ने पेश किया? ऑप्शन सही क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बाल बजट जो किसने पेश किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने पेश किया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, कृषि बजट किसने पेश किया है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य ने कृषि बजट जो है उसको पेश किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए ई अधिगम योजना किसने शुरुआत की? हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? कि टैबलेट वितरण जो हो रहे हैं उसी के द्वारा ये इस योजना का शुभारंभ किया जाता है, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, फ्री टैबलेट योजना से संबंधित है ई अधिगम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है, ग्रामीण ओलंपिक कहाँ शुरू हुआ? जो कि सही क्या है? राजस्थान। कहाँ शुरू हुआ? चिरंजीवी योजना इसे भी कहते हैं। यहाँ चिरंजीवी योजना भी राजस्थान में ही प्रारंभ की गई और ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में स्टार्ट हुआ। चलिए अगला पॉइंट है, छाता योजना किसने शुरू की है? छाता योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में, तो ज़रूर से ज़रूर इनको पढ़ के जाइएगा। पेट का संबंधित जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। चलिए अगला, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, मुंबई, हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण, जो कि मंत्रालय महुआ जो है और शहरी और आवास जो मंत्रालय है के द्वारा। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण जो स्टार्ट किया जाता है, कब इसको स्टार्ट किया गया? 2016 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, और इस बार जो है 7वीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कहा गया है 1 लाख से अधिक वाले जो राज्य हैं, 1 लाख अभी अधिक आबादी वाले राज्य, वो उसमें कौन से पहले नंबर पर है? इंदौर। ठीक है दोस्तों, यह स्वच्छ शहर में घोषित है। 6 बार यह स्वच्छ शहर बना है। ठीक है दोस्तों, इस बार भी यह 6वीं बार है बना है। और 1 लाख से कम आबादी वाले को जो उसमें पंचगनी जो कि महाराष्ट्र है उसको स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो 1 लाख से कम व्यक्ति वालों के राज्य वालों कम जनसंख्या वाले वहाँ पर पंचगढ़ी जो कि महाराष्ट्र में उसको स्वच्छ
शहर घोषित किया है। ठीक है दोस्तों। और बात करें सबसे स्वच्छ राज्य, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला, गंगा किनारे जो कि 1 लाख से अधिक वाले राज्य हैं, कौन से हैं? हरिद्वार। ठीक है दोस्तों। और 1 लाख से कम वाला कौन है? बिजनौर, जो कि यूपी में है, स्वच्छता के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, गंगा किनारे के जो स्थित है उसमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंदौर। ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसको घोषित किया गया है, इंदौर को। ठीक है दोस्तों। चलिए याद रखिएगा, ये 6वीं बार बना हुआ, सबसे अधिकतर बार यही बना है स्वच्छ शहरों में से। ठीक है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले एग्जाम्स में बनते ही हैं उनको यहाँ पर कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। इनोवेशन इंडेक्स, जो कि भारत का नवाचार जिसे कहते हैं, इनोवेशन नवाचार कहते हैं, वह इंडेक्स कहाँ का है? कर्नाटक सरकार का। ठीक है, तो कर्नाटक में है। सबसे बड़े शहरों में और छोटे शहरों में की बात करें, नवाचार इंडेक्स मणिपुर का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा शहर? तमिलनाडु पहले स्थान पर है, सूचकांक जारी किया गया 4थे नंबर का, और पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है निर्यात तत्परता सूचकांक, यह किसी है? गुजरात, जो कि पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन आगे है? पहले स्थान पर गुजरात है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रेस फ्रीडम सूचकांक में हमारे देश की रैंक कितनी है? 150वीं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में 150वीं रैंक है हमारी। और खुशहाली सूचकांक में 136वीं, याद रखिएगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 132वीं रैंक है हमारे देश की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि 9वीं रैंक है, ग्लोबल इनोवेशन में हमारे देश की 90वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यह किसके द्वारा? विपो के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होगा। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 3 अक्टूबर 2022, 4 अक्टूबर 2022। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन, 4G का मतलब है 4th जनरेशन। जो पीढ़ियाँ बनी आ रही हैं, अब 5th जनरेशन की पीढ़ी आ चुकी है, उसी से संबंधित जो सेवा शुरू गई, 5G सेवा शुरू की गई। और यह कब शुरू की गई? 1 अक्टूबर 2000 में हाल ही में स्टार्ट की गई। ठीक है दोस्तों, जो कि PM जी द्वारा, जो कि हमारे PM कौन है? नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नई दिल्ली में इसको शुरुआत किया गया। ठीक है दोस्तों, 5G जनरेशन, 5th जनरेशन की 5G सेवा जो शुरू की गई नई दिल्ली में शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए उद्देश्य क्या है? अगले 2 वर्षों में पूरे इंडिया में 5G सेवा शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए और स्पीड की बात करें, 4G जो कि 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, इसमें कुछ भी डाउनलोड कर सकते थे, कुछ भी भेज सकते थे, इतना स्पीड थी। अब 5G में कितनी हो जाएगी? 20 GB पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, कुछ भी जैसे एक मूवी को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर 20 मूवी को 1 GB की उसको डाउनलोड कर सकते हैं पर सेकेंड में। देखिए इतनी ज़्यादा स्पीड है यहाँ की। तो इसका 5G का उद्देश्य क्या होगा? अधिक दूरी तक बिना देर किए हुए किसी भी संचार को भेजना। ठीक है दोस्तों, इसका 5G का उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में मोबाइल नेटवर्क जो कि 5G सेवा को शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संदीप जोशी, कुलदीप सिंह, अनीस दयाल सिंह, सुजॉय लाल थाउसेन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए CRPF की बात कर लेते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका पहले क्या नाम था? क्राउन रिजर्व फोर्स। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है दोस्तों,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो होती है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और अधिनियम कौन से एक्ट के अनुसार? 1949 के एक्ट के अधिनियम, ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ इसका नाम कर दिया गया। 1949 में एक्ट के अधिनियम के अनुसार सीआरपीएफ नाम कर दिया गया। पहले क्राउन था, फिर उसके बाद सेंट्रल कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? जो कि नई दिल्ली में है और गृह मंत्रालय इसका अधीनस्थ होता है, ठीक है दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए अगला इसके हेड की बात कर लेते हैं। कौन है? सुजालाल थाउसेन, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, उनको हेड बनाया गया है सीआरपीएफ का, ठीक है दोस्तों। 1 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है दोस्तों, बना दिया गया है। और आईटीबीपी की बात कर लेते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो होती है उनके हेड कौन है? अनीस दयाल सिंह, ठीक है दोस्तों। और आईटीबीपी की स्थापना कब होती है? 1962 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुजालाल थाउसेन, ठीक है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। चलिए सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये कौन है? हमारे देश के अभी जो है राजीव कुमार, याद रखिएगा, राजीव कुमार सीईसी जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर हैं, याद रखिएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन मतलब हिंदी में कहें तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसरो के चेयरमैन कौन है? सोमनाथ, ठीक है दोस्तों। इसरो क्या है? हमारा स्पेस एजेंसी, भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है सोमनाथ, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। करंट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये कभी किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए सीवीसी के केंद्रीय सतत के जो हेड है कौन है? सुरेश पटेल, कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश पटेल, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर कामत, कौन है? डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं समीर कामत, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, भारत के नए महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को और 6 महीने के लिए यानी 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं? अरुणाचल और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और तथा सिक्किम, मेघालय और तथा नागालैंड, त्रिपुरा और नागालैंड। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल जो है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ जो कि इनको दी जाती हैं, तो क्या इसमें क्या होता है? जो कि विशेष शक्तियाँ जो दी जाती हैं सशस्त्र बल, AFSPA अप्सपा जो होता है वो क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यह कब स्टार्ट किया गया? 1958 में इसको स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था? सशस्त्र बलों जो है उनकी पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। पावर जो बढ़ती है आर्म फोर्स के द्वारा बढ़ती है, सशस्त्र बलों के द्वारा। इसमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त इन्हें होती हैं। इसमें क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उनको आपको बता देता हूँ आपको। इसके बात करते हैं जो कि आसान क्षेत्र होते हैं, उनमें कुछ भी आसान क्षेत्र में जो भी आसान क्षेत्र हैं उनमें कहीं भी जा सकते हैं, छापा मार सकते हैं। इनको यह कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किसी भी स्थान की तलाशी ले सकते हैं, ये इनकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं AFSPA को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे 6 माह तक इसको विस्तार कर दिया गया, यानी कि 30 मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या मुख्य होता है? किसी भी स्थान पर ये तलाशी कर सकते हैं और शक के आधार पर किसी को भी गोली मार सकते हैं। ये इनको शक्तियाँ कुछ प्राप्त होती हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखें। सशस्त्र बल अधिनियम विशेष शक्तियाँ जो हैं 2 राज्यों को दी गई हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है दोस्तों। 1 महीने के लिए इनकी क्या 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया इनको कार्यकाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
विशेष शक्ति जो उनकी बढ़ा दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। चलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि कहाँ का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार नागालैंड का। ठीक है दोस्तों, याद कैसे करेंगे, यहाँ पर ना से नागा ना से हॉर्न। ठीक है दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप। चलिए बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। चलिए अगला पाक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नामदफा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो मिनिमम बहुत ही कम पॉपुलेशन है वह अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसमें क्या क्या होता है, न्यूनतम आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए इस पेंशन का शुभारंभ किया गया और जो कि सबसे गरीब समुदाय के हैं उनको इसमें जीवन सुरक्षित करने के लिए पेंशन जारी किए गए हैं, उनके जीवन व्यापन के लिए पेंशन जारी किया गया है। तो किस राज्य ने जारी किया है, तो यहाँ पर तेलंगाना जारी किया है, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, इसने तेलंगाना सरकार ने जारी किया गया है आसरा पेंशन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये योजना स्टार्ट की गई है गरीबों के लिए जिनको सुरक्षित जीवन जी सके, इसके लिए उन्होंने जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वहाँ पर देखते हैं। चलिए तेलंगाना की स्थापना की बात करें कब हुई थी, 2 जून 2014 को। कब हुई थी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में अलग हो गया था 2 जून 2014 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। याद रखिएगा। चलिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यह किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात करें जो 119 है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, यूनेस्को की 39वीं विश्व धरोहर कौन सी है, रामप्पा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यूनेस्को की 39वीं जो विश्व धरोहर है रामप्पा मंदिर है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 2000 के नोट में कौन सा चिन्ह बना हुआ है जो कि मंगलयान का है। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता कभी कभी एग्जाम्स में। तो नोट के बारे में आप जब भी नोट देखिएगा उसमें आप जरूर देखिएगा उसमें कौन सा चिन्ह बना हुआ है और उसमें लिखा भी रहता है कि किस का चिन्ह बना हुआ है, मंगलयान का है, इस प्रकार के सभी दिए रहते हैं उसमें। तो 2000 के नोट में कौन सा चिन्ह बना हुआ, मंगलयान का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जब भी आप नोट देखिएगा तो देख लीजिएगा उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है। ऑप्शन है धीरज झा, शशि थरूर, चंद्रचूड़ घोष, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अम्बेडकर ए लाइफ, इनकी जो रचना है किसने की, 20 करेक्ट आंसर शशि थरूर ने की। ठीक है दोस्तों, अम्बेडकर ए लाइफ उनके जीवन में जो क्या क्या घटनाएं हुई उन सभी को इन्होंने इस किताब में बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कौन है इनके रचनाकार, शशि थरूर ने। ठीक है दोस्तों, शशि थरूर ने इन्होंने इसकी रचना की है अम्बेडकर ए लाइफ। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बन सकते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी संबंधित हैं जो कि पंचतीर्थ से संबंधित, उनके जन्म स्थान कहाँ है, मृत्यु, ये सभी प्रकार के स्थान जो है पंचतीर्थ में रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें, ये कहाँ पर है, लातूर जो कि महाराष्ट्र। ये अम्बेडकर जी की उनकी प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ नॉलेज जाना जाता है उनको। चलिए अगला है मूक नायक पत्रिका, यह किसकी है, अम्बेडकर जी की, BR अम्बेडकर जी की मूक नायक पत्रिका है। और जातियों का अंत, ये भी डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही जो कि एक प्रकार की पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, और यह 29 अगस्त 1947 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ही थे। चलिए संविधान की आत्मा किसे कहा है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने,
आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है दोस्तों, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान की आत्मा अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को कहा। चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के भाग लेने वाले कौन हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उनमें डॉक्टर अंबेडकर जी ही भाग लिए थे। सभी गोलमेज सम्मेलन में 3 हुए थे उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते, लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोनेस्टक, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरशान किस देश के हिस्से हैं जिन्हें रूस अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है? ऑप्शन क्या है? बेलारूस, क्रीमिया, यूक्रेन, अमेरिका। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन। डोनेस्टक, लुहानस्क, जोपोरिजिया और खेरशान, इन देशों के हिस्से जो हैं उन्होंने यूक्रेन में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन से संबंधित है, यह यूक्रेन देश के हिस्से हैं और इन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।